सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन होती है। ये क्वेश्चन भी एक बार पीसीएस में प्रीलिम्स से पूछा गया था। खैर, तो यहाँ पर ये सारी गैसें हैं। अब हुआ क्या, अर्थ से जब ऊष्मा बाहर निकली तो ये CO2 जो है सबसे अधिक मात्रा में क्या करती है, इस ग्रीन हाउस इस ऊष्मा को अब्सॉर्ब कर लेती है, मतलब कि अर्थ के वायुमंडल से बाहर निकलने ही नहीं देती। तो हुआ क्या, एक बार तो ऊष्मा आई, अब गर्म हुई पृथ्वी। दूसरी बार क्या हुआ, जब ये हीट निकल जानी चाहिए थी लेकिन CO2 की वजह से ये अब्सॉर्ब हो गई, तो क्या हुआ, अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या हुआ, गर्म नहीं हो गया, हमारे चारों ओर का वायुमंडल गर्म हो गया। अब जब वो गर्म है तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, ये वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है अर्थ पे, यानी अर्थ फिर से गर्म हो गई। मेरी बात समझ में आ रही सबको? हुआ क्या, इससे गर्म हुई, ये वापस निकल जानी चाहिए थी हीट, लेकिन वायुमंडल ने उसको रोक लिया। कार्बन डाइऑक्साइड ने, मीथेन ने, वाटर वेपर ने उस ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने दिया, जिसकी वजह से पुनः हमारा वायुमंडल गर्म हुआ, और वायुमंडल गर्म होने की वजह से ये वापस हीट आई अर्थ पे, अर्थ फिर से गर्म हो गई। तो अर्थ दो बार गर्म होती है, दो कारणों से गर्म होती है, एक आने वाली ऊष्मा और एक जाने वाली ऊष्मा, दो की वजह से गर्म होती है। इसी इफेक्ट को बोला जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसकी बात हम कल से कर रहे थे। अब मेरी बात समझिए, ये अच्छी बात है, ये खराब बात नहीं है। खराब है जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हो जाती है ग्लोबल वार्मिंग। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, CO2 की मैं आपको बता दूं, CO2 की वास्तविक या प्राकृतिक मात्रा जो होती है वो होती है 0.03%। जब तक वातावरण में, वायुमंडल में CO2 0.03% है तब तक तो मामला ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, फोसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल जला रहे हैं, वनों को काट रहे हैं जो कि CO2 को अब्सॉर्ब कर लेता है एक्सेस। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वायुमंडल में CO2 की जो मात्रा है 0.03%, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। समझिएगा बात को, वायुमंडल में CO2 की मात्रा धीरे धीरे बढ़ रही है। अब आप बताइए, जब CO2 की मात्रा दिन में बढ़ेगी, वायुमंडल में बढ़ेगी, तो क्या ये जो पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा था उसका अवशोषण नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और जब ये बढ़ेगा तो पृथ्वी और ज्यादा गर्म होगी कि नहीं होगी? होगी। जब और ज्यादा गर्म होगी, इसी को बोलते हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग। यानी हमें यहीं पे समझ में आ जाना चाहिए कि हमें करना क्या है। हमें ये करना है कि ये जो गैसेस हैं इनकी जो प्राकृतिक मात्रा है उसको बनाए रखना है। इसका मतलब इन ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा को कम करना है। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा भैया, अगले इमेज दिखा देना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि ऐसे स्रोत, ऊर्जा के ऐसे स्रोतों का प्रयोग करना पड़ेगा जो नवीकरणीय, जिनको रिन्यू किया जा सके। आप बताएंगे भाई कौन सा ऐसा नवीकरणीय स्रोत है हमारे पास? ऊर्जा के मामले में बात कर रहा हूँ। आज तो दुनिया की आवश्यकता है। देखिए पेट्रोल डीजल के लिए कितनी आबादी मची हुई है ना? वैसे भी हम सबको कहीं ना कहीं भारत को आत्मनिर्भर अगर बनाना है तो पहले हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे और आज ग्लोबलाइजेशन की बात कर रही है। मैं आता हूँ रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब ये कि जैसे सौर ऊर्जा। सभी लोग देखते हैं अब सरकार इसको कितना प्रमोट कर रही है। सरकार सब्सिडी भी दे रही है कि अपने घर में सौर ऊर्जा प्लांट लगाइए। और इसके अलावा विंड एनर्जी, आप गुजरात में जाइए, गुजरात में आपको रास्ते में देखने को मिलेंगे विंड एनर्जी प्लांट लगे हुए हैं। जहाँ पानी जाता है वहां पर आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट देखने को मिलेंगे। पर इन सब में समस्या एक है, वो ये है कि इन सब में जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो अभी हम लोग बिल्ड नहीं कर पाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करें, पब्लिक व्हीकल्स यूज करें, निजी व्हीकल्स को कम यूज करें, और इंडस्ट्री से जो निकलने वाला धुआं है या उससे जो भी कचरा निकल रहा है और नदी में बहाना है तो बहाने से पहले उसको ट्रीट कर लिया जाए, जिससे कि उसके जो हानिकारक दूषित तत्व है वो जाकर के नदी में ना मिक्स हो, और मिक्स होते तो वो वहाँ के फ्लोरा और फाउना दोनों को नष्ट कर देते हैं। इसके अलावा आप किसी भी चीज को बार बार यूज करने की कोशिश करें जब तक वो बिल्कुल ही वेस्ट क्रिएट ना हो जाए। और बाकी प्लांट रिच डाइट लीजिए, मतलब वेजिटेरियन बनने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाइए जिससे कि CO2 का अब्जॉर्प्शन ज्यादा हो, CO2 की मात्रा नहीं बढ़ेगी, तो मैंने जैसा बताया कि ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, और एनर्जी को कंजर्व करिए। सर आगे बढ़ा दीजिए एक मिनट, एक स्लाइड हो रहा है आशीष सर, दूसरी हाँ। तो कल से एक बात आई थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। कैसा डेवलपमेंट करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि अगर हमें
सारी समस्याओं का समाधान निकालना है। एक टर्म है जिसका नाम है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जब हम करते हैं तो यहाँ देखिए 17 गोल्स हैं। ये 17 गोल्स निर्धारित किए गए थे 2015 में और किया गया था कि इन 17 गोल्स की प्राप्ति हेतु सन 2030 तक का लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक हम सतत विकास करेंगे। सतत विकास को समझाऊं तो ये होता है कि हम अपने रिसोर्सेज का दोहन कुछ इस तरह करें कि आज के जनरेशन की आवश्यकताओं की पूर्ति तो हो, परंतु ट्रस्ट के रूप में। हम एक ट्रस्ट हैं, ट्रस्टी हैं, हम उसके मालिक नहीं हैं। ये जो प्राकृतिक संसाधन हमें दिए गए हैं हम इसके मालिक नहीं हैं, हम सिर्फ इसके ट्रस्टी हैं। और इसको अगर हम इस तरह से प्रयोग करेंगे कि इसका दोहन इस तरह से हो कि आने वाली जनरेशन के लिए समस्याएं ना हो, सारा का सारी पानी हम ही ना पी जाए। बस यही एक मेरे लिए मुझे लगता था कि एक टॉपिक मुझे दिल में आया जो मुझे देना चाहिए था। बाकी इतिहास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, आप सब देख सकते हैं। आपने मुझे समय दिया सर, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अंकित गुप्ता जी ने बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच से हमें CO2 और स्पेस के बारे में या जो हमें ओजोन लेयर्स है उसके बारे में डिस्कशन किया। मैं उन्हें थैंक्स कहता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि कृपया आगे अपना प्रभार ग्रहण करें, इस मंच की शोभा बढ़ाएं। और